आप वो इंसान हैं जिसने इंडिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा ओपियम बर्स्ट 1984 में किया था। तो जो 13 क्विंटल ओपियम पकड़ी गई वो उस टाइम पर वर्ल्ड रिकॉर्ड था, ओपियम इन इट्स रॉ फॉर्म। आपको ऐसा लगता है कि पुलिस इमीडिएट हेल्प कर पाती है? जितना आज बाहर का दबाव पुलिस के ऊपर है उतना पहले कभी नहीं था। सारा दिन उसने सड़क पर रहकर ड्यूटी दी और घर पहुंचने के बजाय वो थाने जब पहुंचता है तो उससे कहा जाता है VIP मूवमेंट हो रहा है, तुम लग जाओ। फिर छुट्टी लेने जाता है जब सिपाही तो बहुत उसको ऐसे देखता है जैसे उसने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है। क्या देहरादून क्रिमिनल माइंडसेट के लोगों की पहली पसंद हो गया? ये चीज ओवरनाइट नहीं होती है। ओवर द इयर्स जो हम लोगों ने अपनी पुलिस और दूसरी व्यवस्थाओं को एस्टेब्लिश किया है उसमें अपने फ्यूचर के लिए प्लान ठीक से नहीं किया है। उत्तराखंड में भी ड्रग्स का काफी इन्फ्लुएंस देखने को मुझे मिलता है। छोटे छोटे बच्चे इसका शिकार हैं। ये जो ड्रग्स हैं इंसान को बिल्कुल बर्बाद कर देती है। तो ये एक सोशल एक्सेप्टेबिलिटी हो गई है इन चीजों की कि ठीक है चलता है, ठीक है। बहुत बड़े बहुत पावरफुल लोग बहुत क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं और उनकी पहुंच इस कदर होती है कि वो फिर सब कुछ खरीद सकते हैं। आपके बाल खराब ना हो जाए इसलिए आप हेलमेट नहीं पहनते हैं। पीछे आपकी फ्रेंड बैठी हुई है वो हेलमेट पकड़ी रहती है और सामने पुलिस वाला दिखता है तो आप उसको पहना देते हैं हेलमेट। जो बाबरी मस्जिद को गिराया गया वो एक ऐसी घटना है जिसने देश की राजनीति को तो बदल ही दिया। आज के हमारे गेस्ट एक IITian हैं, एक पेंटर हैं, DGP हैं और साथ साथ में क्राइम नॉवेलिस्ट भी हैं। मैं सर आपसे पूछना चाहूँगी कि इतने सारे स्किल्स आपके पास हैं बट व्हाट डू यू लाइक टू बी कॉल्ड योरसेल्फ? मैं कैसे आपको एड्रेस करूँ? आप मुझे जैसा आपको अच्छा लगे मुझे एड्रेस करिए, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मुझे इस बात का बड़ा फ़ख्र है कि मैं एक गणतंत्र का नागरिक हूँ और मेरा वही अधिकार है जो किसी और नागरिक का अधिकार है। तो मैं अपने आप को सबके बराबर पाता हूँ। मैं अपने ऑडियंस के रेफरेंस के लिए भी बता दूं कि आप वो इंसान हैं जिसने इंडिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा ओपियम बर्स्ट 1984 में किया था और इस पे आप एक बुक भी लिख चुके हैं और अब साथ साथ इसमें एक सीरीज़ भी बनने वाली है। तो मैं बहुत सारी बातें इसकी डिटेल में भी करूँगी बट सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि बचपन कहाँ बीता आपका और कैसे आपकी पर्सनालिटी को शेप किया है, क्योंकि IIT में जाना अपने आप में एक बड़ी बात है। तो यू वर अमंग द टॉप स्टूडेंट्स ऑफ आवर कंट्री, IPS भी बन गए एंड आपके पुराने इंटरव्यूज में मैंने देखा है कि आपने IAS भी क्लियर किया था। मेरे जो फादर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस में थे, इंडियन पोस्टल सर्विस में, तो उनका ट्रांसफ़र जगह जगह होता रहता था। तो मैं ये नहीं कह सकता मैं किसी एक जगह का रहने वाला हूँ। ये बात ज़रूर है कि हमारे मूल स्थान कुछ है लेकिन जगह जगह पोस्टेड रहते थे वो, हम जगह जगह से अलग अलग जगह के कल्चर से वाकिफ़ होते थे, सीखते थे। मेरे घर में पढ़ाई लिखाई का बड़ा एटमॉस्फेयर था। और मुझे याद है बचपन से जब से हम बड़े हुए तब से 3-4 अखबार घर में ज़रूर आते थे। नंबर ऑफ मैगजीन्स। हम जब छोटे थे तो हमें छोटे छोटे बच्चों की जो मैगजीन आती थी और अखबार आते थे, अखबार में ख़ास तौर से जोर दिया जाता था कि उसकी लैंग्वेज को समझें। रीडिंग का एक एटमॉस्फेयर, क्योंकि मेरे फादर ख़ुद एक साहित्यकार थे। उर्दू में वो शायरी करते थे, प्लेस लिखते थे, कहानियाँ लिखते थे। मेरी माँ कहानियाँ लिखती थी हिंदी में और मेरे भाई जो हैं वो सभी कोई ना कोई शायर है। तो इनहेरिटेंस है, ये एटमॉस्फेयर है घर के अंदर लिखने का। तो किताबें लिखने का। दूसरी चीज़ है कि IIT कैसे पहुँचे, उसमें थोड़ी सी मजबूरी भी थी। कैसी मजबूरी? कि कहाँ जाए पढ़ने के लिए। तो लकीली IIT में एक स्कॉलरशिप ऑफर हुई थी। वो स्कॉलरशिप उस ज़माने के हिसाब से बहुत बड़ी स्कॉलरशिप थी। उसमें 150 रुपया प्रति माह मिलता था, जो आजकल के हिसाब से आप लगा सकते हैं सन 1971 में 150 रुपया कितना रहता होगा। तो उसमें हमारी हॉस्टल की फ़ीस भी हो जाती थी और ट्यूशन फ़ीस भी हो जाती थी और कभी कदार पिक्चर देखनी है या किताब ख़रीदनी है उसके भी पैसे बच जाते थे। साल जब मैं फाइनल ईयर में था तब मेरी उम्र इतनी नहीं हुई थी कि मैं IAS में बैठ पाता। उस टाइम पर IPS के लिए 1 साल कम अलाउड था। और IPS में सब्जेक्ट्स भी कम होते थे। अब तो सब एक हो गया लेकिन तब कम होते थे। तो एक सब्जेक्ट कम होता था। 2 सब्जेक्ट, 2 पेपर्स होते थे। तो मैंने IPS दे दिया कि भाई ठीक है। और वो भी ऐसे ही क्योंकि फादर ने कहा था कि भाई कर लो, एक्सपीरियंस हो जाएगा। उन्हें भी शायद उम्मीद तो नहीं होगी कि पहली बार मैं निकल जाऊंगा।
हो गया और मेरी पोजीशन भी बहुत अच्छी आ गई। मुझे यूपी गार्डर मिल गया, मैं यूपी का ही था तो यूपी गार्डर मिल गया। दोबारा प्रेशर में आने की वजह से मैंने दोबारा भी एग्ज़ाम दिया। उस बार मैं आईएएस प्रॉपर में नहीं आ पाया, वेरी क्लोज टू इट, और मुझे एक दूसरी सर्विस मिल गई, सेंट्रल सर्विसेज कहलाती हैं जो, लेकिन आई कंटिन्यूड इन दी आईपीएस। मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी सर्विस है जिसमें आप वाकई इंसान की बहुत मदद कर सकते हैं। क्या आज के सिनेरियो में आपको ऐसा लगता है कि पुलिस इमीडिएट हेल्प कर पाती है? कर पाती है कि बात यह है कि लॉ में सारी ताकतें पुलिस के पास हैं। अगर पुलिस में काम करता हुआ व्यक्ति यानी पुलिसमैन अगर खुद ड्रिवन है और करना चाहता है तो वो कर सकता है। आज की बात नहीं है, हमेशा की बात है। ये ज़रूर है कि चैलेंजेस बदलते रहते हैं, बिल्कुल, और शायद जितना आज बाहर का दबाव पुलिस के ऊपर है उतना पहले कभी नहीं था। एक तो ये कि आप देखती हैं, आप भी जानती हैं कि किस तरह से पुलिस के काम करने में इंटरफेरेंस कई जगहों से की जाती है। जो कुछ भी होता है उसको कोई ना कोई कैमरे पर कैद कर रहा है, और एक्सेस करना भी आसान हो गया, हर के पास इंटरनेट भी है। दूसरी तरफ ये कि अगर कोई गलत कर रहा है, वाकई होता है ऐसा, अक्सर होता है कि पुलिस अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करती है, इसमें कोई शक नहीं है, तो वो भी पकड़ा जाता है, वो भी आ जाता है और अगले दिन इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे और एक्स पर और हर जगह नज़र आने लगता है। तो वो ये ज़रूर बहुत बड़ा एक प्रेशर है, लेकिन ये एक मौका है कि अगर सब लोग देख रहे हैं आपको तो और भी अच्छा परफॉर्म करिए। आपने कहा कि पुलिस इमीडिएट रिलीफ दे सकती है, बट हम कई केसेस में देखते हैं पुलिस इमीडिएट रिलीफ देने की बजाय आई थिंक लोग पुलिस से और परेशान आजकल हो जाते हैं, क्योंकि हमारा गो टू पर्सन पुलिस ही है। मतलब अगर आज मेरे घर में चोरी होती है तो फर्स्ट थिंग आई विल गो टू अ पुलिस और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। बट जो पुलिस से एक्सपेक्टेशन है जनता की, वो कहीं एट पार नहीं है। पुलिस की डिफेंस में कुछ भी कहूँगा तो लोग कहेंगे आईपीएस ऑफिसर ऐसी पुलिस की डिफेंस। इसीलिए आपका पर्सपेक्टिव जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या लिमिटेशंस हैं पुलिस की। लगभग 14 साल से 13 साल से अब एक आम नागरिक हूँ। 2012 में रिटायर हो गया था। अब मैं चीज़ों को आम नागरिक के पर्सपेक्टिव से देखने की पोजीशन में हूँ। मैं जानता हूँ कि हमारे बहुत से साथी जो पुलिस में सर्विस करते हैं उतने सेंसिटिव नहीं होते जितना होना चाहिए। जिस सोसाइटी से बाकी सब लोग आते हैं उसी सोसाइटी से पुलिस वाले भी आते हैं। हमारी सोसाइटी किसी की परेशानी में कितनी मदद नॉर्मली करती है। ऐसा कितनी बार होता है कि हम सड़क पे किसी के एक्सीडेंट के बाद देखते हैं उसको वो तड़प रहा है कि हम अपनी गाड़ी रोककर उसको अस्पताल तक ले जाए। ऐसा कितने लोग करते हैं? हार्डली। कितने लोग करते हैं? तो ये वो सोसाइटी है जिसमें हम लोग उपेक्षा करते हैं। हम जो पुलिस से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पहले हमें वो क्वालिटीज अपने अंदर खुद सेंसिटाइज होने की जरूरत है। बहुत सहमत हूँ। ऐसा हो जाए तो क्या कहना, ये तो बिल्कुल रामराज्य हो जाएगा। अब आप ये देखिए कि एक पुलिस वाला 24 घंटे ड्यूटी पर रहता है। सारा दिन उसने सड़क पर रहकर ड्यूटी दी और घर पहुंचने के बजाय वो थाने जब पहुंचता है तो उससे कहा जाता है भाई फला जगह आग लग गई है, फला जगह पहुंचो, फला जगह एक्सीडेंट हो गया, फला जगह पहुंचो, या कोई वीआईपी मूवमेंट हो रहा है, तुम लग जाओ। फिर छुट्टी लेने जाता है जब सिपाही और अपने बॉस के सामने खड़ा होता है तो बॉस उसको ऐसे देखता है जैसे उसने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है, किडनी मांग ली, ये छुट्टी मांग रहा है, इसकी ये मजाल कि छुट्टी मांग रहा है पुलिस में। तो ये एक एटीट्यूड है। जितनी मेहनत पुलिस ऑफिसर्स और पुलिस मैन करते हैं, जितना वो सैक्रिफाइस करते हैं, फैमिली को कई बार दरकिनार करके वो पब्लिक की सेवा करते हैं, उतना मेरे ख्याल से कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं करता। देहरादून के रिगार्डिंग भी बात करना चाहूँगी। आज हम देहरादून को मर्डर सिटी, मर्डर कैपिटल भी बोलने लग गए हैं। इतने मर्डर्स हो गए हैं एंड एट द सेम टाइम बहुत सारे मतलब इस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं जहाँ पे देहरादून एक ग्रीन सेफ स्पेस माना जाता था, लेकिन आज की डेट में आम आदमी आजकल ये बोलने लगा कि देहरादून अब देहरादून जैसा नहीं रहा। ये क्या चेंजेस हैं जो हमने पिछले कुछ डेकेड्स में फील करे हैं? देहरादून में क्या बदल गया है जो ये अब अनसेफ स्पेस हो गया है? एक ज़माने में देहरादून को कहा करते थे कि इट्स द सिटी ऑफ ग्रे हेयर एंड ग्रीन हेजेस। अब वो बात नहीं रही है। सन 2000 में जब इसको कैपिटल के तौर पर चुना गया तो एक तो बहुत सारे सरकारी दफ्तर यहाँ पर आ गए,
प्लेन्स के लोग आके यहाँ रहे और साथ ही साथ हमारे जो पहाड़ के लोग हैं वो भी गांव छोड़ छोड़ कर यहाँ पर आ गए। आपने सुना है कि पलायन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हमारे हज़ारों गांव खाली पड़े हुए हैं। तो एक जो यहाँ का जो पॉपुलेशन का जो नेचर था वो बदल गया है। अगर आपका इशारा इस बात पे कि क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ऐसी जो जगह होती है उन पर आमतौर पर क्राइम बढ़ता है, क्योंकि एक तो अलग अलग नेचर के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उनमें से कितने लोग क्रिमिनल टेंडेंसी के हैं वो आ जाते हैं। दूसरी बात बड़ी इम्पोर्टेंट है क्राइम बढ़ने के लिए कि आपकी ज़मीन की कीमतें अगर बढ़ रही हैं तो ज़मीन की ख़रीद फ़रोख्त में बहुत ज़्यादा अब वो इन्वॉल्वमेंट लोगों का बढ़ चुका है। तो जहाँ पैसा इन्वॉल्व होता है, इतनी बड़ी मात्रा का पैसा इन्वॉल्व होता है, वहाँ डेफिनेटली कुछ बाहुबली वगैरह आ जाते हैं। तीसरी बात जो मुझे है कि क्राइम बढ़ने की वजह लगती है वो ये है कि जितनी पॉपुलेशन बढ़ी है उस हिसाब से पुलिस फोर्सेस नहीं बढ़े हैं। यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ बनी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज हब है एक तरह से, एजुकेशन हब बन गया, वो सब तो बन गया है, लेकिन एजुकेशन जो लोग करा रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी स्कूल भी नहीं गए हैं। तो एक तो जो यूनिवर्सिटी का जो कल्चर होना चाहिए, जो उसमें पढ़ाई लिखाई की लालसा होनी चाहिए, वहाँ एक ऐसा वातावरण बनना चाहिए कि बच्चा वहाँ सीखने के लिए जाए। बिल्कुल आज ऐसा नहीं हो रहा है। ना तो वो सिखाने वाले हैं, ना ही उदाहरण प्रस्तुत करने वाले हैं। कंपटीशन इन चीज़ों पे है कि मैं इंस्टाग्राम के रील में कैसा लग रहा हूँ, इंस्टाग्राम के रील में मैं इन्फ्लुएंसर बन जाऊं, मुझे ब्लू टिक मिल जाए, मुझे ग्रीन टिक मिल जाए, ये सब चीज़ें, ये एस्पिरेशंस हो गई हैं तो आज। आपका मेरा कंपटीशन अब स्कूल में ये नहीं है कि आपके कितने अच्छे सब्जेक्ट में क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं या मेरे क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। अब ये है कि आपका इंस्टाग्राम पे प्रेजेंस क्या है। रूरल और अर्बन दोनों फील्ड उत्तराखंड में देहरादून जो शहर है वो दिया करता था, और प्रॉक्सिमिटी भी बाकी शहरों से काफ़ी आसान है। और आज भी हम और लोगों को यहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं, हाईवेज बना रहे हैं। हमारे पास जब पुलिसमैन की कमी है, हमारी भर्ती अभी वेटिंग में है, तो हम और लोगों को क्यों इनवाइट कर रहे हैं? हम पहले अपना सिस्टम मजबूत क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आप कोई पार्टी कर रही हैं और आपके पास सिर्फ 50 लोगों के लिए खाना है, तो आप अगर 100 लोगों को बुलाएंगे तो परेशानी तो होगी। हो सकता है हम दिल्ली की नकल कर रहे हैं, हो सकता है हम लोग न्यूयॉर्क की नकल कर रहे हैं, हो सकता है कि हम लोग कुछ बाहर से सीख कर आए हैं वो यहाँ करना चाह रहे हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। उसके मामले में शायद हम लोग कुछ पिछड़ रहे हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात है, बाहर के लोगों की बात कही, कोई भी बाहर का लोग नहीं है, पूरे देश में सब एक ही लोग हैं। एक संकुचित होते जा रहे हैं हम लोग। rather than inclusive, we are becoming exclusive. इंक्लूसिव का मतलब ये है कि आप चाहे जहाँ के हों, चाहे जैसे हों, हमारे हैं, अपने हैं, आपसे हम तारतम्य बनाएं, आपसे हम दोस्ती करें, आपकी बातें सीखें, आप हमारी बातें सीखें। ये एटीट्यूड नहीं रहा है। हम आपकी गलतियां पॉइंट आउट करेंगे, ये गलत है, वो गलत है, और आप हमसे कहेंगे ये गलत है, वो गलत है। वो किसी भी आधार पर हो सकता है, वो रीजनल रीजन पे हो सकता है, जाति पर है, धर्म पर है, हर चीज़ पर डिवाइड करने का एक एटीट्यूड बना है। और जो ये एटीट्यूड है, ये अनफॉर्चुनेटली ये बढ़ता जा रहा है। कुछ बहुत से ऐसी चीज़ें होने लगी जो पहले नहीं होती थी। जैसे ऐसे त्यौहार होने लगे हैं जो त्यौहार मैं तो 75 वर्ष का हूँ, जो मैंने बचपन में कभी नहीं देखे थे। अब वो नए नए त्यौहार ढूंढ के लाए जा रहे हैं। उसमें आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करने का आइडिया है। आइडिया त्यौहार मनाने का इतना नहीं है, एक आइडेंटिटी, डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करने की बात है। मैं शैव हूँ, मैं वैष्णव हूँ, मैं फला हूँ, मैं ढिका हूँ, मैं अलग सेगमेंट से हूँ। वो डिफाइन करना है। आई एम नॉट लाइक यू, आई एम डिफरेंट, आई वॉन्ट टू डिफाइन इट। वाई? मे बी देयर इज सम गेन आउट ऑफ इट। By being different, maybe I am getting something done for me by somebody. There is a favor being done to me because I am such and such. क्या देहरादून क्रिमिनल या फिर क्रिमिनल माइंडसेट के लोगों की पहली पसंद हो गया है? ये जो वेव्स आती हैं क्राइम की, ये सिर्फ देहरादून में नहीं और जगह भी आती रही हैं। उसकी वजह होती है कि आपके ऊपर किस तरह का संक्रमण हो रहा है।
आई डोंट थिंक ये हमेशा के लिए हो गया है. We have not become the crime capital or the murder capital or whatever the newspapers are writing. But we need to address this issue. Absolutely, yes. No question about it. Not today. It should be addressed yesterday. We should do something. And when I say yesterday, उसकी एक वजह है. जी. ये चीज़ overnight नहीं होती है. Over the years जो हम लोगों ने अपनी पुलिस और दूसरी व्यवस्थाओं को establish किया है, उसमें अपने फ्यूचर के लिए प्लान ठीक से नहीं किया है. अब आज की तारीख में जो मेरे पास पुलिस फोर्स है, उसके चाहे नंबर्स देख लीजिए, उसकी चाहे ट्रेनिंग देख लीजिए, उसका इक्विपमेंट देख लीजिए, उनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स है वो देख लीजिए. क्या वो आज की तारीख में हम लोग मैच कर पा रहे हैं, या ये वो हैं जो आज से 5 साल पहले रिक्वायर्ड थी? ये बड़ा सवाल है. तो ये हमें देखना है कि आज जो मैं एज लेट्स से इफ आई एम इन द पोजीशन ऑफ बीइंग द डीजीपी हियर, should I not plan for 5 years or 10 years ahead? In some cases maybe even more. Yeah. And accordingly modernize my capabilities. Yeah. अब आज की तारीख में जैसे ट्रैफिक पुलिस की जो स्ट्रेंथ है, I was coming to that. उसको बढ़ाने के लिए हम लोग होम गार्ड्स लगाते हैं. उसके लिए हम यहाँ की जो IRB बटालियन है, इंडिया रिजर्व बटालियन, उसके लोगों को लगा देते हैं. हमने ट्रैफिक पुलिस कम ही क्यों करी? नहीं होनी चाहिए ना, कम नहीं. हमारा पहले सीपीयू भी काफ़ी बड़ा एक एंगल हुआ करता था. जो यंग बच्चे हैं जो बाइक चलाने में, रेसिंग करने में, स्टंट में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, सीपीयू से वो काफ़ी हद तक कंट्रोल रहा करते थे. जो काली वर्दी में लोग दिखाई देते थे, लेकिन वो आज कहीं दिखाई नहीं देते. और एट द सेम टाइम पुलिस भी सड़कों पे उतनी दिखाई नहीं देती हैं. पुलिस फोर्स का जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो बहुत कम है, रिक्वायरमेंट से कम है. साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस के लोगों को किसी और ड्यूटी में लगा दिया जाता है अगर, तो ट्रैफिक पुलिस की कहाँ ड्यूटी देंगे? जी. साथ ही साथ एक और चीज़ देखिए, आपको देर हो रही है ऑफिस के लिए, या आपके बच्चे के स्कूल की देर हो रही है, आप उसको छोड़ने जा रही हैं, लाइट एम्बर नहीं हुई है, लाइट रेड हो गई, तब भी सोचते निकल लेते हैं. होता है कि नहीं जी, होता है? बिल्कुल. एक अंदाज़ा लगाइए आप, एक पिता अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा है, घर से लेट निकला है, उसको मालूम है कि अगर बच्चे इसी से नहीं पहुंचा तो देर हो जाएगा. रास्ते में एक जगह एक ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है, वो रोक रहा है आपको, लेकिन आपका निकल जाते हैं. वो बच्चा पीछे डर रहा है, पकड़ता है, पापा ये तो गलत है, वो तो रोक रहे थे अंकल, वो वहाँ पर आप रुके क्यों नहीं? कल कोई बात है, उनसे कुछ किया, चलो आ तो गए हम लोग. तो प्रायोरिटी उस बच्चे के दिमाग में कानून का पालन नहीं बनती. उसकी प्रायोरिटी होती है कि मैं लेट घर से चला हूँ, किसी तरह स्कूल टाइम से पहुँच जाओ. तो दिस चाइल्ड हैज लर्न फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ समथिंग वेरी रॉन्ग. अब ये हेलमेट की बात देखिए, आपके बाल खराब ना हो जाए इसलिए आप हेलमेट नहीं पहनते हैं. बिल्कुल. पीछे आपकी फ्रेंड बैठी हुई है, वो हेलमेट पकड़ी रहती है, और सामने पुलिस वाला दिखता है मामू, तो आप उसको पहना देते हैं हेलमेट, और वो फिर निकल जाता है, फिर उतार देते. बाल तो खराब नहीं हुए तेरे, ये भी पूछ लेते हैं ना. कहने का मतलब ये है कि बाल खराब होना और जिंदगी से ख़त्म हो जाना क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए बताइए? हमें कभी पढ़ाया नहीं जाता, ना सिखाया जाता है कि ये प्रायोरिटी है. आपने बात सही कही, ना तो स्कूल में पढ़ाया जाता है, ना घर पे पढ़ाया जाता है. इसके साथ में जानना चाहूँगी आपके सबसे बड़े जो हमने अखबारों में और किताबों में आपकी देखा है कि बाराबंकी जैसे ज़िले में आपकी पोस्टिंग हुई, और अभी तक की इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा ओपियम बस्ट हो रहा. तो सबसे पहले तो ओपियम जिसको अफीम कहते हैं, बाराबंकी में इसकी खेती जो है आम बात है, और लीगलाइज तरीके से वहाँ पे खेती होती है. तो कार्टेल बस्ट कैसे हुआ, क्या ये स्टोरी है, प्लीज़ मुझे बताइए. देखिए, ऐसा है कि जब मैं वहाँ गया था तो उस टाइम पे जो डीजीपी हमारे थे और जो हमारे चीफ सेक्रेटरी थे, होम सेक्रेटरी थे, उन सभी ने ये कहा कि भाई बाराबंकी में जो अफीम की स्मगलिंग हो रही है, उसकी वजह से बहुत बदनामी हो रही है सरकार की. लोगों का जो उसमें इन्वॉल्वमेंट है वो करप्शन की वजह से भी है, तो आप जाइए इसको ठीक करिए. तो एक तरह से एक चैलेंज मुझे दिया गया था, और मुझे मालूम था कि जो पुराने मेथड्स चल रहे थे वहाँ पर इस चीज़ से डील करने के लिए वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे. तो कुछ ना कुछ नया सोचना था, और मुझे ओपनिंग मिल गई जब मेरे यहाँ शिकायत लेकर वो लोग आने लगे जिनके घर में ओपियम की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही थी. किताब में एक महिला है गुरजीत और वो आती है और सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग से मेरे
जो रेजिडेंस में भी एक ऑफिस होता है पुलिस जी, ऑफिसर्स जी। के यहाँ, और एक जी, रेगुलर ऑफिस जी। होता है। मैं 8 बजे सुबह बैठ के अपने जो ओवरनाइट जो डाक आती थी वो देखता था। तो वो कर रहा था, तो वो एक हमारा जो रामधनी नाम का एक कांस्टेबल था, जी, वो आके मुझसे कहने लगा कि बाहर वो आई हुई है बहुत देर से। मैंने कहा उसको 10 बजे कहिए मुझे ऑफिस में मिल लेगी, जी, यहाँ पर तो मैं इस वक्त मिलता नहीं हूँ लोगों से, वहाँ सामने ऑफिस था। जी। तो उसने कहा नहीं ये बहुत इंसिस्ट कर रहे हैं सर ये बात। मैंने कहा ठीक है इनको बिठाओ मेरे। वो बैठी नहीं, वो चलती रही टक 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 टक, वो इतना परेशान थी? परेशान थी। हील्स पहन रखी थी और हील्स में आवाज़ ज़्यादा होती है। अच्छा। तो फिर मैंने कहा अच्छा इसको भेज ही दीजिए। वो जो बंदर आई तो मैंने देखा कि वो ऊपर से नीचे तक गहने और बिल्कुल ऐसे सजी हुई थी जैसे किसी बारात में जा रही हो वो। ओह! तो मैंने पूछा ऐसा क्यों? हाँ। तो कह लगे अंकल जी मेरा डिवोर्स करा दीजिए, मैं डिवोर्स चाहती हूँ। मैंने कहा ये कोर्ट मेरा थोड़ी ये है। काम तो नहीं है और डिवोर्स कराना मेरा काम नहीं है, जी। लेकिन आप बताइए मामला क्या। तो उसने बाइन बाइस जो बातें बताई उससे पता चला कि उसका हस्बैंड इन्वॉल्व हो गया था ओपीएम की स्मगलिंग में, फंस see. गया था, उसके ऊपर बहुत कर्जा हो गया, उसने अपना बिजनेस बेच दिया और वो अपने वाइफ से पैसा मांग रहा था, डाउरी। वो उससे गहने मांग रहा था। तेरे पास जो पैसा है तेरे बाप ने जो दिया वो भी दे दे मुझे, क्योंकि मुझे देना है। जी। तो ये इसीलिए सुबह सुबह पहनकर। सारे गहने पहन गया, ये अगर मैं घर पे छोड़ती तो चुरा लेता। ये देखिए जो ड्रग्स की जो लत होती है उस लत में आदमी कुछ भी कर सकता है। He was an addict. He was an addict to begin with, then he became a carrier. He also started getting supplies to be carried to some other place. तो उसमें जो आता था उसमें कुछ उसको एडवांस में पैसा देना पड़ता था. Now I used this lady and her husband to get a lead up to the source from where this trouble was starting. तो पूरा नेटवर्क एस्टैब्लिश आपने कर लिया। Not just one. I had to do this with about 10, 12, 15 of them. किताब में पढ़िएगा, हर एक की अलग अलग कहानी थी। इन सब चीज़ों का नतीजा ये निकला कि हमारे पास इंफॉर्मेशन भी पॉइंटेड इंफॉर्मेशन आने लग गई। उस इंफॉर्मेशन पे एक्ट करने पे हमें रिजल्ट्स भी मिलने लगे और धीरे धीरे हम लोग काफ़ी कामयाब हुए। तो जो 13 क्विंटल ओपियम पकड़ी गई वो उस टाइम पर वर्ल्ड रिकॉर्ड था, ओपियम इन इट्स रॉ फॉर्म। जो पकड़ी गई 13 क्विंटल तब तक किसी ने नहीं पकड़ी थी। मेरे ख्याल से उसके बाद भी ओपियम एज इट इज, ओपियम के डेरिवेटिव्स तो ज़्यादा क्वांटिटी में पकड़े गए जैसे हेरोइन वगैरह, लेकिन ओपियम एज सच आई डोंट थिंक दैट इट हैज बीन सरपास्ड। इस तरह के बड़े जब हम बर्स्ट करते हैं या कार्टल्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो कई बार हमने देखा है कि जिस डिपार्टमेंट से ये कार्रवाई हो रही है वहाँ पर भी कुछ मुखबिर होते हैं या उनके सोर्स आइडेंटिफाइड ऑलरेडी होते हैं, एस्टैब्लिश्ड होते हैं। तो क्या आपको अपने डिपार्टमेंट में कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई डबल इन्फॉर्मर है या इधर भी है उधर भी है? बहुत डिटेल नहीं करना चाहूँगा इस बारे में, लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप अपनी सोर्सेज को अपनी स्ट्रेंथ को पहचानते हैं और आप ड्रिवन है बाय कन्विक्शन, आप अपने लोगों को भी पहचान कर अलग कर सकते हैं। आपकी किताब में एक बहुत अच्छी बात मुझे लगती है कि आप एडिक्टेड लोगों को कभी भी एनिमीज की तरह नहीं देखते हैं, आप हमेशा उनको विक्टिम की तरह देखते हैं। एब्सोल्युटली। ये कैसे है? ये जो ड्रग्स हैं वो इंसान को बिल्कुल बर्बाद कर देती हैं। ये आदमी की सारी वैल्यूज़ को धीरे धीरे ख़त्म कर देता है और उसको उस बेसिक लेवल पर ले जाता है जहाँ उसको सिर्फ ड्रग चाहिए और कुछ नहीं। और अगर हम इन लोगों को विक्टिम के बजाय क्रिमिनल के तौर पर देखना शुरू करेंगे, अब जैसे यही गुरजीत का हस्बैंड था, अगर मैं पहले दिन तो क्रिमिनल मार के जेल में डाल देता तो मेरा वहीं सोर्स खत्म हो जाता ना। बिल्कुल। उस लड़की को कोई रिलीफ ना मिलता, उसके माँ बाप को कोई रिलीफ नहीं मिलता, फैमिली को कोई फ़ायदा नहीं होता। बाद में तो वो आपने पढ़ा होगा अगर कि वो बाद में उसके बच्चा भी हो गया और वो स्कूटर से वो 4 व्हीलर में आ गई और सब कुछ उसने गेन कर लिया। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि उसने अपने लड़के का नाम आलोकवीर सिंह रखा मेरे नाम पर। तो ये चीज़ हुई है ना, ये एक बहुत ही फुलफिलिंग चीज़ होती है कि आपने किसी की मदद की है। आपने शुरू में पूछा था ना कि क्यों पुलिस सेवा, तो ये चीज़ सामने होती हुई दिखती है कि किसी की आपने मदद की, ज़िंदगी भर वो कभी ना कभी आपसे बात करता है। इस बार मैं जब लास्ट टाइम जब गया था किताब लिखते टाइम पर इस किताब के रिसर्च करने के लिए वहाँ थानों पे गया, लोगों से मिला,
तो बाय देन पीपल सेड कि साहब अब तो प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी है, आपने जो एक्शंस लिए थे उसकी वजह से बिल्कुल ही कम हो गई थी और अब तो ट्रिकल कर रहा है, बस कहीं कहीं थोड़ा बहुत कभी हो जाता है, नहीं तो इट इज़ गॉन। इस पे बात करना चाहूँगी कि ओपीएम की खेती काफ़ी हद तक गवर्नमेंट के अंडर में है, लीगलाइज भी है, लेकिन फिर भी इस तरह के कार्टल्स या और भी तरह के सोसाइटी में जो ड्रग्स हैं, इन कार्टल्स को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के क्या लॉज एनफोर्समेंट्स होते हैं? लॉस तो हर गलत काम को रोकने के लिए हैं, उसमें से इलीगल ओपीएम की जो तिजारत होती है, जो उसका व्यापार है जी। उसके भी लॉज हैं और बड़े सख्त लॉज हैं। जो एनडीपीएस एक्ट है जी। वो बहुत ही सख्त है, उसमें सजाए मौत भी मिल सकती है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन एक तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि जितना सख्त लॉ होता है उतना ज़्यादा सख्ती के साथ कोर्ट देखता है, कोई कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए केस में। दूसरी चीज़ ये है कि चूँकि ये इतना बड़ा क्राइम होता है, लोग बहुत कमाते हैं, यानी जो चीज़ एट द सोर्स मान लीजिए वो 100 रुपए की है, तो बाय द टाइम इट रीचेज लेट्स से डेस्टिनेशन लाइक न्यूयॉर्क, वहाँ तक पहुँचते हुए 100 रुपए की चीज़ 1 लाख की भी हो सकती है और ज़्यादा की भी हो सकती है। तो जो गेन है इसमें, जो ट्रेजेक्ट्री ऑफ द Monetary benefits. parcel that you send from here and the value addition from here till this end इतना ज़्यादा है कि आदमी तो रिस्क लेने को तैयार है, और दूसरे उसके पास इतने रिसोर्सेज हो जाते हैं कि वो मशीनरी से लड़ सकता है, वो पावरफुल हो जाता है। पैसा जिसके पास है वो सोसाइटी में पावर गेन कर जाता है। और आज तो ये बात सभी के सामने है कि बहुत बड़े बहुत पावरफुल लोग बहुत क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं, वो कई जगह अपनी पहुंच बना लेते हैं और उनकी पहुंच इस कदर होती है कि वो फिर सब कुछ खरीद सकते हैं। मान लीजिए 100 वर्ग मीटर जगह है जिसमें मुझे ओपीएम पैदा करनी है, उस 100 वर्ग मीटर में मान लीजिए 100 किलो ओपीएम पैदा होनी चाहिए। मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ, ये बात मुझे भी पता है और ये बात अथॉरिटीज को भी पता है, लेकिन मैं ये दिखाता हूँ कि 100 किलो नहीं हुई। हम लोग क्या पाला पड़ गया, हम लोग क्या इंसेक्ट्स आ गए, हमारे यहाँ ये हो गया वो हो गया, तूफान आ गया, और 100 के बजाय सिर्फ 70 हुई। तो वो जो 30 है वो हुई या नहीं हुई वो देखना अथॉरिटीज़ का काम है, झूठ तो नहीं बोल रहा जी। दूसरी चीज़, मेरे यहाँ 100 हुई, 100 में से मैंने 30 रोक ली और बाकी जो मेरे पास 70 बचा उसमें मैंने 30 जो है इम्प्योरिटीज़ मिला दी, 30 पूरा कर दिया, तो इम्प्योर ओपीएम दे दी, उसको पास कर दिया हमारे सरकारी अधिकारी ने जी। इसी तरह की सर आप कहते हैं कि हमने लगाया तो 100 वर्ग मीटर में था, लेकिन हमारा जो है कुछ पार्ट जो है उसमें इरिगेशन नहीं हो पाया, हम लोग नहीं कर पाए, तो 100 का बजाय 70 ही हुआ, वो भी मान लिया। यानी ये जब कोई कहे, ये बातें कहे, तो हमें गंभीरता से देखना चाहिए कि सच है या झूठ है। ये लूप होल्स हैं जहाँ पे ऑडिट्स की ज़रूरत है, ये लूप होल्स हैं, और इस चीज़ को क्लोजली देखना इसलिए ज़रूरी है कि कई बार ये होता है कि उसमें 100 किलो से ज़्यादा भी हो सकता है पैदा, और उससे ज़्यादा पैदा हुआ तो वो सरकार को आना चाहिए जी। सरकार एक दाम देती है उसका, और बहुत अच्छे दाम है, स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड फिक्स्ड है। क्वालिटी ऑफ द ओपीएम पर डिपेंड करेगा कि आपको कितना पैसा मिलेगा, जैसा गेहूं का है, चावल का, हर चीज़ का वैसे क्वालिटी के बेसिस पर गवर्नमेंट विल बाय योर प्रोडक्ट एंड योर प्रोड्यूस विल देयरफॉर बी valued by certain individuals and those who are in charge of evaluation, वो कितने पाक साफ हैं उस पर डिपेंड करेगा कितनी सच्चाई के साथ ये एवेल्यूएशन हो रहा है। आपकी किताब में हाईवे इंटरसेप्शंस का भी काफ़ी जिक्र है, कभी रातों में निकलना अकेले, कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? ये तो पूरा एक सिस्टम है, एस्टैब्लिश सिस्टम है जिसमें हर कोई कहीं ना कहीं अपना एक रोल निभा रहा है, तो सिस्टम के अंदर रह के सिस्टम से लड़ना कितना डिफिकल्ट रहा होगा आपके लिए? आप ये तो आप अंदाज़ा लगाइए, मैं यही कह सकता हूँ कि अगर आप कमिटेड हैं और आपके सामने एक टास्क है, वैल्यूज़ हैं आपके पास, और आप ये मान के चलते हैं कि चाहे कुछ हो जाए मुझे करना ही है, तो अगर इस तरह का कमिटमेंट है, वैल्यूज़ हैं और आप ड्रिवन हैं, आप अपनी टीम अच्छी बना लेते हैं, तो अब देखिए ना लगान में उससे कैसी टीम बनाई अपनी और अंग्रेजों को हरा दिया जी। स्ट्रैटेजिक मूव्स।
आपकी किताब में जिक्र है कि उनके अपने एक कोड्स भी होते थे, कुछ कोड भाषा में वो बात करते थे। क्या है ऐसे कोड्स, एक प्लीज मुझे हम लोग बताइए। उस जमाने में एक बड़ी पॉपुलर पिक्चर करते हैं आराधना, तो उसमें एक गाना था बागों में बहार है, जी कलियों पे निखार है, इसी तरह के कुछ गाने वाने बड़े पॉपुलर थे। तो हम लोगों ने कोड्स बनाए थे कि अगर ये इन्फॉर्मेशन है कि कुछ ट्रांसपोर्ट होने वाला है तो बागों में बहार है, या कुछ और गाने मैंने किताब में लिखे, ठीक से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ये गाना तो उसमें है। तो इस तरह से हम लोगों ने अपने कोड्स बना रखे थे। और जो इन्फॉर्मर्स होते हैं, जो आपके सोर्स थे, वो क्यों मोटिवेट होते थे? बिकॉज अगर एक एडिक्ट इंसान है वो क्यों आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि उसको आपसे तो कुछ बेनिफिट मिल नहीं रहा है। आपने देखा मैंने सोर्सेस खुद डेवलप किए जी, और ये वो सोर्सेस थे जो कि सफ़र कर रहे थे, जो ऑलरेडी विक्टिम्स थे सिस्टम के, और वो विक्टिम्स थे, उनकी ज़िंदगी ख़राब हो रही थी, उनकी फाइनेंसेस ख़त्म हो रही थी, उनके हर तरह से चैलेंजेस थे उनके लिए। तो ये डूबते को तिनके का सहारा था कि कोई आया ऐसा जिसने कहा कि तुम्हारी मदद करूँगा, तुम कुछ बताओ मुझे। तो मुझे लगता है कि हमारे सोर्सेस जो थे, दे वर द मेन रीज़न वाई वी कुड सक्सीड। कमिटमेंट उनका इसलिए था कि वो खुद भी विक्टिम्स थे, उन्हें दिख रहा था कि ये संभव है कि ये लड़ा जा सकता है, अगर हम लोग एकजुट होकर लड़ेंगे हो सकता है हमें सफलता मिल जाए। हमने बहुत मूवीज देखी हैं, जैसे कहीं इनकम टैक्स रेड अगर होती है तो बहुत सारे ऐसे पावरफुल लोग जो हैं वो इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि ऐसी रेड्स ना हो, रोक लिया जाए। और ऑनेस्ट ईमानदार अफसर इंडिया में तो अक्सर तबादलों का मोहताज हो जाता है। मुझे लगता है जहाँ भी ऑनेस्टी दिखाना चाहता है अक्सर ट्रांसफर्स ही ट्रांसफ़र उनको मिलते हैं। तो आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ कि आप जा रहे हैं किसी को बर्स्ट करने और आपको कोई कॉल आया होगा अपर अथॉरिटीज से कि यार ये रहने दो? ट्रांसफर्स तो होते रहे, मेरे बहुत ट्रांसफ़र हुए, और एक वजह ये भी थी कि लोग चाहते नहीं थे कि वो मैं कर पाऊँ, बल्कि ये जो ट्रांसफ़र मेरा वहाँ से हुआ था बाराबंकी से, उसका भी मैंने पूरा उसमें लिखा हुआ है कि किस तरह से हुआ था। जाहिर है कि तबादला एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल किया जाता है इस कारण से भी कि कोई आदमी आपके लिए अनकंफर्टेबल साबित हो रहा है तो उसको हटवा दो, ऐसा होता है। लेकिन तबादलों से डरने की ज़रूरत नहीं है, काम आप अच्छा करते रहिए, ठीक है, तबादला होगा एक जगह से। तो फिर आपका ऑपरेशन कैसे पूरा हो जाएगा अगर कॉल आएगा तो? ये तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये चांस की बात है, और अगर आपका सक्सेसर भी आप ही की तरह से काम करना चाहेगा तो पूरा हो जाएगा ऑपरेशन। क्या ड्रग्स और जो प्रोस्टिट्यूशन है, क्या ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है या इसमें बड़ा रोल प्ले करता है? इनका सबसे बड़ा रिश्ता तो नशे से है, मतलब एक नशा ये है, एक नशा वो है, और आदमी की रिक्वायरमेंट है जिसको फुलफिल करने वाले ये प्रोफेशनल्स हैं। तो उनको उसी दृष्टि से देखा जाए कि हमारी सोसाइटी के आधारभूत ऐसे कोई कारण है जिनकी वजह से प्रोस्टिट्यूशन एज अ प्रोफेशन, इट्स द ओल्डेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड एज दे से, ये शुरू हुआ जब आदमी शुरू हुआ तब से। इस चीज़ पर इलीगल होने का ठप्पा कब लगा? जब लॉ बना। तो मैं कहूँगा कि ये भी नशा है, वो भी नशा है, साथ ही साथ क्राइम सब किसी न किसी तरह से कनेक्टेड हो जाता है। आई टेल यू हाउ। क्यों ओपियम या ओपियम का नशा इतना बढ़ा कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जानबूझ के ओपियम की खेती करी, जानबूझ के लोगों को ओपियम के नशे का गुलाम बनाया, न सिर्फ भारत में बल्कि अक्रॉस टू द ईस्ट चाइना में, क्योंकि उनको चाइना से वो व्यापार करने की संभावनाएं नज़र आ रही थी कि अगर हम उनको डिपेंडेंट ऑन ओपियम बना देते हैं तब हम व्यापार कर पाएंगे। तो उन्होंने बनाया। तो ब्रिटिश वेयर द पीपल, और भी जो कॉलोनाइजर्स थे उन्होंने भी किया था, लेकिन जिस स्केल में ब्रिटिश ने किया उन्होंने तो इसको एक बिल्कुल व्यापार बना दिया कि नशा पैदा करो ज़मीन से और नशा लोगों को कराओ, और जब वो नशे के गुलाम हो जाए तो उनसे जो चाहो काम करा लो। अगर उन्हें चाइना की सिल्क लेनी है, चाइना की अगर पॉटरी लेनी है, चाइना के
चाय लेनी है, चाइना के शानदार उन लोगों के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो उस ज़माने के बेस्ट इन द वर्ल्ड होते थे, जो कि यूरोप में पैदा नहीं होते थे। तो अगर वो चीज़ें यूरोप पहुंचानी है और वहाँ से पैसा कमाना है तो चाइना से ख़रीदनी पड़ेगी ना। लेकिन चाइना से तिजारत करने के लिए उनके पास डायरेक्ट मेथड्स नहीं थे, इस चीज़ पे बैन था वहाँ पर। उन्होंने ओपियम को भी बैन किया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने स्मगल करके बेईमानी से ओपियम वहाँ पहुँचाई, ओपियम का डिपेंडेंट बनाया और इन लोगों को ओपियम देकर नशे के बदले वो सामान लिया और वो सामान इन्होंने और हमसे भी कल्टीवेट करवाया। कल्टीवेट यहाँ अच्छी होती है ना, यहाँ ज़मीन साजगार है, यहाँ पर हो जाता है, तो खूब पैदा हो रही थी, इनके भी मज़े थे और नशेड़ियों के भी मज़े थे। अब तो इस पे एक सीरीज भी आने वाली है। हाँ, हमारी इस किताब पर सीरीज तैयार हो रही है, होपफुली जल्दी आ जाए। क्या कोई OTT प्लेटफॉर्म डिसाइड हुआ इसके लिए? नहीं, अभी तो हमें नहीं बताया गया है, लेकिन कोई अच्छा ही होगा क्योंकि हमारे पास ये जानकारी है कौन डायरेक्ट कर रहा है उसको। कैन यू नेम इट फॉर अस? नो, मुझे अलाउड नहीं है चीजें बंद, लेकिन वो सबसे बड़े डायरेक्टर्स में से एक है। और यही उम्मीद करता हूँ कि वो he will remain true to the story as far as possible. Because I was about to ask कि जब भी ऐसे रियल लाइफ सिनेरियो की मूवी या सीरीज बनती हैं तो कुछ ना कुछ मसाला डाल दिया जाता है और जो रॉ अनफिल्टर्ड कंटेंट है वो नहीं देखने को मिलता। नहीं, लेकिन इधर कुछ ट्रेंड है। एक आर्टिकल 15 पिक्चर आई थी, आपने अगर देखा हो, कुछ और भी पिक्चरें आई हैं, उस पे काफी कुछ नजदीक थे वो लोग सच्चाई के। क्या आपने किसी एक्टर को अपना कैरेक्टर निभाने के लिए नॉमिनेट किया या रिकमेंड किया है? मुझसे पूछा गया था, मेरे उस जमाने की जो फोटोग्राफ्स है जब मैं SP 12 की था वो डायरेक्टर ने मंगाई हैं जी, तो वो तलाश कर रहे होंगे, लेकिन मेरे जैसा ढूंढना आसान नहीं है। Absolutely, I agree. But अगर आपसे पूछा जाए तो आप किसको पसंद करते हैं एज एन एक्टर? जब मुझसे पूछा गया था तो मैंने आयुष्मान खुराना के लिए कहा था कि ही कैन डू दिस रोल। फिर वो आर्टिकल 15 में आ गया, फिर तो मुझे लगा कि शायद उसको नहीं लेना चाहेंगे, वो तो अपना सोच रहे होंगे किसको लिया जाए। आपने ड्रग्स पे भी किताब लिखी, लेकिन आपने बाबरी डिमोलिशन पे भी जिक्र किया है। हाँ, वो ये बहुत ही मैं बोलूँगी कि कंट्रोवर्शियल हमारे देश का एक सब्जेक्ट रहा है, तो इस पे किताब लिखना आपको चैलेंजिंग नहीं रहा? देखिए, ऐसा है कि मैं मानता हूँ कि 6 दिसंबर 1992 को जो घटना अयोध्या में हुई और जो बाबरी मस्जिद को गिराया गया, वो एक ऐसी घटना है जिसने देश की राजनीति को तो बदल ही दिया, लेकिन हम सबके सोचने के तरीकों को भी बदल दिया। अब हम वो आइडेंटिटी की बात कर रहा था मैं, पार्टीशन के बाद 1947 में जो पार्टीशन हुआ था, जिसमें ये क्लियरली कहा गया था कि मुसलमान उधर चले जाए, हिंदू इधर रहे, वो भी हमने स्वीकार नहीं किया था और हमने कहा था नहीं, हमारे देश में तो सब लोग रह सकते हैं। पाकिस्तान चाहे इस्लामिक रिपब्लिक बन गया, लेकिन हम लोग हिंदू राष्ट्र नहीं बने थे। उस टाइम पर भी हम लोगों ने स्वीकार नहीं किया था। अब जब ये एक मस्जिद को गिरा के उसकी जगह मंदिर बनाने की बात थी, तो ये तो डेफिनेटली एक आइडेंटिटी का इशू आ गया था। हिंदू और मुसलमान को अलग अलग बिल्कुल ठप्पे लगा कर कराया जा रहा था, और वही हमारी राजनीति का आधार बन गया। और उससे पहले शाहबानो केस हुआ, उस टाइम के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उन्होंने निर्णय लिया कि शाहबानो केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको पलट देंगे, और वो उनके पास बहुत मेजॉरिटी थी लोकसभा में, उन्होंने लॉ बना दिया। वहाँ से भी शुरुआत हुई कि आप तुष्टीकरण कर रहे हैं उन लोगों का जो कि एक्सट्रीमिस्ट फीलिंग्स रखते हैं ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन। तो इस केस में राजीव गांधी ने कोशिश की कि जो इस्लाम को मानने वाले हैं, उनके जो एक्सट्रीम लोग हैं, उनकी बात को पूरा किया जाए। फिर इतिहास करवट बदलता है, फिर हम धीरे धीरे देखते हैं कि दूसरी तरफ के लोग भी खड़े होते हैं, वो भी कोशिश करते हैं। तो ये जो शुरुआत हुई है इससे, इस पर्टिकुलर केस से जिसमें राजीव गांधी का निर्णय था, फिर उन्होंने ही ताला भी खुलवाया था, जो मंदिर का या मस्जिद का ताला खुला था, तब राजीव गांधी के ही निर्देश पर हुआ था वो। तो कुछ ऐसे एक्शंस लिए गए जिसकी वजह से ये मामला जो कि ठंडे बस्ते में था, एकदम उसमें एक आग लग गई। और फिर तो आप देख ही रहे हैं, उसके बाद तो दुनिया बदल गई। कम्युनल राइट्स, एक डिवीजन सा आ गया। आज खुलकर वोट धर्म के नाम पर मांगा जाता है।
आज खुलकर हमारा पॉलिटिशियन जाति के आधार पर वोट मांगता है। आज खुलकर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज अब ये कहा जाता है कि ये प्रो सच एंड सच है एंड एंटी सच एंड सच है, जो कि शुरू में ये तसव्वुर नहीं था। शुरू में ये नहीं मानते थे हम लोग कि इस देश में ऐसा कभी होगा कि हम पॉलिटिकल पार्टीज को धर्म के साथ जोड़ेंगे। वो हो गया। तो मुझे लगता है 1992 6 दिसंबर को जो घटना हुई थी, ये बहुत बड़ी एक घटना थी। हर बच्चे को पता होना चाहिए इससे क्या हुआ था, क्योंकि ये एक वो चीज़ है जिसकी जानकारी अगर नहीं है तो हम लोग आज की जो समस्याएं हैं उनके वास्तविक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है हम नहीं पहचान सकते। तो अवेयरनेस के लिए आपने ये तो जो ये किताब मैंने लिखी वो इसलिए लिखी कि मैं तब 1992 के एकदम बाद 93 में मैं कानपुर गया था और वहाँ पर आग धधक रही थी। आपने क्या चेंजेस देखे उस वक्त, क्या मंजर था कानपुर? मैं कानपुर में पहले भी 2-3 पोस्टिंग कर चुका था, तो मैंने ये चेंज देखा कि वहाँ पर क्लियरली एक सड़क है, नई सड़क, उसके एक साइड में लोग कहते थे कि ये पाकिस्तान है। वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत थी, पाकिस्तान ही बोल दिया, बोल कहते थे तो पाकिस्तान है। यहाँ तक कि पुलिस फोर्सेस भी वहाँ जाने में कई बार घबराते थे। जो मीटर रीडिंग लेने जाते हैं, पानी की हो चाहे बिजली की हो, वो भी घबराते थे जाने में। तो इस तरह का कुछ सिचुएशन पैदा हो चुका था वहाँ पर। तो वहाँ पर जो एक्शन लेना था वो हमने जो एक्शन लिया उसकी बात लिखी। मैं इस कंट्रोवर्सी पे नहीं गया हूँ, मैंने इस पे कोई कमेंट नहीं किया जो अभी आप बात कर रहे हैं हमसे। मैंने कहीं ये नहीं कहा कि इसमें किस पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी थी, ऐसा कहीं नहीं कहा उस किताब में। इतना ज़रूर कहा है कि ऐसी स्थिति में पुलिस फोर्स, एडमिनिस्ट्रेशन और ओवरऑल सरकार को किस तरह से एक्ट करना चाहिए। मुझे बहुत इस बात का गर्व है कि वहाँ इतनी बड़े झंझट के बाद जितने टाइम मैं वहाँ रहा, 1.5 साल, एक भी घटना ऐसी नहीं हुई जिसकी बड़ी हो गई हो। मैं ज़रूर गुजारिश करूंगी अपनी ऑडियंस से कि आपकी किताब में जो भी अवेयरनेस के लिए लिखी गई है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और जो भी चाहे वो किसी भी सर्विस इंडस्ट्री में है वो पढ़ेंगे तो उनके लिए लॉ एनफोर्समेंट करना और आसान हो जाएगा। क्या क्या एस्पेक्ट देखने की ज़रूरत है वो मर्डर इन द बाइलेंस, इस किताब का जो रिव्यू आया था उसमें कुछ लोगों ने लिखा था कि दिस बुक शुड बिकम अ प्राइमर फॉर यंग पुलिस ऑफिसर्स। और एक प्रकाश सिंह साहब बहुत मशहूर पुलिस ऑफिसर हुए हैं, बहुत मशहूर। तो उन्होंने जो किताब के बारे में मुझे कमेंट भेजा था वो भी यही था कि दिस शुड बी कंपल्सरी रीडिंग फॉर आईपीएस, यंग आईपीएस ऑफिसर्स, यंग पुलिस ऑफिसर्स। एंड आई थिंक इस तरह के एग्जाम्पल्स आपके जैसे आई एम श्योर और भी बहुत सारे ऑफिसर्स रहे होंगे जिन्होंने ऐसे एग्जाम्पल्स लीड करे हैं। उनकी जैसे अब सीरीज भी बन रही है तो आम आदमी तक पहुंचने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाँ, वो बेस्ट सर्विसेज, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस अगर सब यंगस्टर्स को मालूम पड़ेंगी तो वो अपने तरीके से उनका इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने कहा कि एक ही इंजेक्शन हर जगह नहीं लग सकता, लेकिन एक आइडिया हो सकता है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। सीरीज बन रही है, वापस इस पे आऊंगी क्योंकि नार्कोज एक सीरीज है जो हमने बहुत फेमस होते हुए देखी है। तो क्या आपने देखी है? जी, वो तो बहुत मशहूर सीरीज है जी। समा मुझे लगता है कि उस सीरीज में क्राइम तो बहुत दिखाया गया है। आपको लगता है नहीं कि कार्टेल्स को बहुत ग्लोरीफाई किया गया है इसमें? एक तो ये लगता है कि ये एक अच्छा आइडिया है कार्टेल बनने का, क्योंकि यंगस्टर्स कैन गेट अ रॉन्ग मैसेज आउट ऑफ इट। दूसरी चीज ये कि जिस हद तक उसमें हमारे उसमें दिखाया गया जो शासक थे वो इनके कंट्रोल में कंप्लीटली थे। हम लोगों के अभी उतना बुरा हाल नहीं है वाकई में, या फिर हमसे हिडन है? अब इसको छोड़िए, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी है उनसे तो बहुत अच्छे हालात हैं, और वहाँ तो तकरीबन कंप्लीटली यही लोग कंट्रोल कर रहे थे कि क्या होगा। आप एक तरफ तो कार्टेल बर्स्ट करते थे और अपनी चैलेंजिंग पोस्टिंग आप करते थे, लेकिन साथ में यू वर अ पेंटर आल्सो। डू यू स्टिल पेंट? आई डू। दिस इज वन ऑफ माय, एक्चुअली कुछ कलर हाथ में छूटा नहीं, लेकिन मैं आजकल भी पेंटिंग में लगा हुआ हूँ। मुझे इससे बड़ा रिलीफ मिलता है। और एग्जीबिशंस भी आप एक तरफ कार्टेल बर्स्ट करते थे, एक तरफ एग्जीबिशन करते थे। वो भी करता था। बल्कि मज़ेदार बात यह है कि जब मैं कानपुर में डीआईजी के तौर पर पोस्ट हुआ जी, तो उस ज़माने में जो डीजीपी थे उन्होंने मेरे जाने से पहले जो ब्रीफिंग की थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि आप वहाँ जा तो रहे कानपुर, लेकिन
वहाँ पर ये पेंटिंग एग्जीबिशन वगैरह मत करना। अच्छा, यू आर मैंने कहा टोल्ड क्यों सर, ऐसा क्यों? तो कहने लगे कि कैसे इमेज अलग बनती है, इमेज लगता है सॉफ्ट आदमी है। वी डोंट वांट पेंजीज, द वर्ड्स दैट ही यूज्ड, वी डोंट वांट पेंजीज, वी वांट पीपल हु लुक पावरफुल। तो मैंने कहा कि साहब मैं आई एम सॉरी, आई डिसएग्री विद दिस। ये बाराबंकी से पहले था या बाद? नहीं, तो मैं डीआईजी हो चुका था, ये कानपुर के डीआईजी शिप के। अच्छा, बट तब तक तो आप प्रूव कर चुके थे अपनी अचीवमेंट्स। नहीं, वो बॉसेस के अलग अलग अपना आउटलुक होता है। मेरे इस मुझे शायरी का शौक़ है, मुझे पेंटिंग का शौक़ है, मुझे म्यूज़िक का शौक़ है, इन सब चीज़ों का शौक़ है, तो अच्छी बात है ना, इंसान को होना चाहिए ना। फाइनर थिंग्स ऑफ लाइफ। अगर नहीं है तो फिर क्या वो हर वक्त ठाए 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 करता रहेगा क्या? क्या सिर्फ वो पुलिस वाला ही रह जाएगा ज़िंदगी में? तो बताइए, जब वो 60 साल पूरे करेगा और उस दिन जब रिटायर होगा उसके बाद क्या करेगा? हाँ, तो सही बात है, वरना हम आपकी बुक कैसे पढ़ते और अब सीरीज कैसे देखने को मिलती है? ये तो किताबें लिखने का मौका मिला। दूसरे पिछले सालों 2012 से अब तक मैं पेंटिंग्स बना रहा हूँ, लिख रहा हूँ, सब कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये एक मुझे अपने आप को जिंदा रखने का तरीका है। ड्रग्स की बात हम कर रहे थे, उत्तराखंड में भी ड्रग्स का काफ़ी इन्फ्लुएंस देखने को मुझे मिलता है। इनफैक्ट छोटे छोटे बच्चे इसका शिकार हैं आज की डेट में। हाउ डू यू सी इट एज अ पुलिसमैन और एज एन ऑफिसर? एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे हैं जो कि प्रॉपर हॉस्टल सिचुएशन में नहीं रह रहे हैं। पीजीज और इस तरह की चीज़ें बना दी जाती हैं, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में नहीं, प्रोटेक्टेड नहीं है, उनके ऊपर फैमिली का कंट्रोल भी नहीं है। और जो एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में इक्वेशन बननी चाहिए, जिसमें टीचर अपने स्टूडेंट को अपने ही बच्चे की तरह से देखता है, वो अब कम होता जा रहा है। और वो भाव मिसिंग है, वो मिसिंग है। वो जो एक पहले हुआ करता था कि एक एक बच्चे का नाम आप जानते थे, उसका बैकग्राउंड जानते थे, उसकी कमजोरियां जानते थे, उसके लिए सब कुछ जानते थे। वो कुछ कम हो गया, काफ़ी कम हो गया, बहुत कम हो गया, बल्कि एब्सेंट है। तो एक तो ये बात है। दूसरी चीज़ ये है कि समहाउ द अदर हमारा जो डिपिक्शन ऑन स्क्रीन है, वो चाहे OTT प्लेटफॉर्म्स हो, चाहे वो सिनेमा हो, बहुत पॉपुलर फिल्में जो बन रही हैं, धुरंधर में देख लीजिए क्या चीज़ दिखाई गई है। तो जब बच्चा वो पिक्चर देख रहा है, उसमें से किस कैरेक्टर की पॉजिटिव बातें वो सीख रहा है। धुरंधर में कितने लोग पॉजिटिव चीज़ ले पाएंगे उसके बाहर? इतनी पॉपुलर पिक्चर है, शायद हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पॉपुलर पिक्चर होने जा रही है। अगर इस पिक्चर को इतनी बड़ी संख्या में लोग देख रहे हैं तो वो उससे क्या सीख रहे हैं? तो इस तरह का जो पॉपुलर मीडिया है, जो भी पॉपुलर मीडिया है, वो किस हद तक ड्रग्स की चीज़ को ख़राब दिखाता है कि ये बहुत नुकसान की चीज़ है, ये नहीं करना चाहिए। क्या कैटेगोरिकली हमारे शोज़ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कैटेगोरिकली हमारी सोसाइटी में कोई ऐसा सिस्टम चल रहा है जिसमें यंगस्टर्स को बार बार समझाया जाए, बार बार नशे से दूर किया जाए? या ऑन द अदर एंड वो पैरेलल सोसाइटी ज़्यादा चल रही है जहाँ ये फैल रहा है, चाहे व्यापार के तौर पे फैल रहा है, चाहे नशे के तौर पे फैल रहा है। बट आज गांव-गांव में, छोटे छोटे कस्बों तक ये ड्रग्स फैल चुके हैं। गांव में प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट भी है, लोग एक दूसरे को जान पहचानते भी हैं, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे इसका शिकार बन रहे हैं डिस्पाइट ऑफ ऑल द अवेयरनेस प्रोग्राम विच पुलिस डिपार्टमेंट आल्सो कंडक्ट्स, क्या एक वजह हो सकती है? बच्चों तक पहुंचता कैसे है? आपको शायद यकीन नहीं होगा कि पहले शराब पीने वाले बहुत कम लोग होते थे, और किसी घर में कोई शराबी हो जाता तो लिख कहते हैं देखो शराबी है। जिस घर में लोग शराब पीना शुरू करते थे, उस फैमिली से बहुत से लोग अलग हो जाते हैं कि यार इनके बच जाए तो शराब पीते हैं। लेकिन आज ये कहना कि फला घर मत जाओ शराब पीते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं रह गया। लेकिन क्योंकि अब घर ही कितने रह गए जहाँ लोग शराब नहीं पीते हैं जी, तो ये एक सोशल एक्सेप्टेबिलिटी हो गई है इन चीज़ों की कि ठीक है, चलता है, ठीक है। कभी कभी वो कभी कभी कब हमेशा के लिए होकर बन जाता है वो पता नहीं चलता कि वो कब ये ग्रेजुएट कर जाता है फ्रॉम एन ओकेजनल सिचुएशन टू अ रेगुलर सिचुएशन। डू यू थिंक कंट्रीज और सिटीज लाइक एम्स्टर्डम, जहाँ पे इस तरह के ड्रग्स लीगल हैं, अवेयरनेस काफ़ी हाई है, द
cafes who are selling the drugs or different type of substances, they make you aware of these substances. तो क्या इस तरह के अवेयरनेस कैंपेन होने से या लीगलाइज करने से ये कम हो सकता है? अवेयरनेस कैंपेन्स कोशिश तो की जाती है। मैंने खुद 250 वर्कशॉप्स की हैं और उनमें बहुत सारी वर्कशॉप्स मैंने देहरादून में भी की हैं। लोगों तक मैं ये पैगाम पहुंचाया है कि ख़राब चीज़ें और आपको क्या करना चाहिए, ये कोशिश की जाती है। लेकिन जो अट्रैक्शन फॉर ड्रग्स है उसको बढ़ाने के लिए ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं। इसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कम चीज़ हो रही हैं। सरकारी कार्यक्रम चलते हैं, सरकारी एडवर्टाइजमेंट आता है, कौन पढ़ता है उसको? कौन उसको फॉलो करता है कि यार ये कह रहे हैं तो सही बात है? तो somehow the other we are missing out on a proper education and proper awareness program which can actually make an impact on a youngster, on the society at large. This is what we are missing perhaps. जैसे हमने देखा है कि अल्कोहल जिन स्टेट्स में बंद है या ड्राई स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स में उसकी कालाबाजारी, उसकी बिक्री और ज़्यादा लेवल पे बढ़ जाता है, ब्लैक मार्केट में एक बूम आ जाता है। तो क्या ड्रग्स बैन करके ये एक कालाबाजारी बढ़ गई है? अगर वो लीगल होगा तो इसका क्या एस्पेक्ट होगा? क्या और वर्स हो जाएगा? आपने एम्स्टरडम की बात की थी। एम्स्टरडम जाने का मुझे 2 बार मौका मिला है और मैं आई लव दैट सिटी, वन ऑफ माय फेवरेट सिटीज। वेरी प्रोग्रेसिव, लवली, एब्सोल्युटली वंडरफुल। उनकी सोसाइटी ओपन सोसाइटी काफ़ी, और जैसा कि आपने कहा वहाँ पर ड्रग्स लीगल हैं, लीगली बिकती है। जहाँ चीज़ लीगल हो, जैसे शराब की बात है जी, जहाँ शराब पे रोक लगी हुई है, जैसे गुजरात जैसी स्टेट है, अगर शराब आदमी को चाहिए तो कोई ना कोई तरीका निकाल लेता है, उसकी वजह से काला बाजारी होती है, सब होता है। ये भी है कि जहाँ पर शराब की बंदी होती है वहाँ बहुत से लोग शराब नहीं पीते हैं, तो नहीं मिलती आसानी से तो नहीं पीते, लेकिन जिसको पीनी है वो तो ढूंढ ही लेता है कोई ना कोई तरीका। तो वो अपने आप में एक बड़ी चैलेंजिंग बात हो जाती है कि आप उसको रोकेंगे कैसे। एक बहुत बड़ा तबका, फिर पुलिस का हो, चाहे वो आबकारी विभाग का हो, चाहे वो दूसरे डिपार्टमेंट्स हो, चाहे ये हो, चाहे वो 50 चीज़ें और रिक्वायर्ड हो जाती है प्रशासन के लिए। उससे अच्छा ये है कि जैसे शराब है, अगर आप अलाउड है और आपके लीगली आप लाइसेंसिंग करते हैं तो उस लाइसेंस की शर्तों का अनुपालन ठीक से करें। अगर रियल लाइफ में आप पाब्लो एस्कोबार से मिलते तो क्या कहते? तो मैं उसे कहता, गुड बाय माय फ्रेंड फॉर योर लास्ट डे इन लाइफ। मुझे बहुत मज़ा आया सर आपसे बात करके, इतने सारे इंसाइट्स मिले, और रियल लाइफ में जो हम कॉप हमेशा टीवी में देखते हैं, लेकिन रियल लाइफ में जो ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं, ऐसे पुलिस ऑफिसर से मैं फ़र्स्ट टाइम मिली हूँ। आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा कि क्या चीज़ें हम सेल्फलेसली कर सकते हैं, पब्लिक के कंट्रीब्यूशन हम कैसे दे सकते हैं सोसाइटी में, और इसके साथ साथ जो एक फुलफिलनेस है वो शायद सेल्फलेस काम करके ही मिलती है, और जो भी हमारे काम है उनको डॉक्यूमेंट करना भी इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक आपने बुक लिख के ये बहुत बड़ा काम किया है जो लोगों तक ये बात पहुंची, और बुक से आज सीरीज़ के थ्रू भी लोगों तक ये बात पहुंचेगी आपकी। साथ साथ आर्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक सेल्फ हीलिंग का एक ज़रिया है। तो मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आर्ट परस्यू करें और आपकी लाइफ से ऐसे बहुत इंस्पिरेशन लें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। मुझे इस पॉडकास्ट में आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपने कुछ वो पहलू छुए जो कि कई पॉडकास्ट में मिस हो जाते हैं। तो मुझे खुशी है कि आपने कुछ लीक से हटकर सवाल किए और देहरादून की जो समस्या है उसके बारे में बात की, और पाइंदा आज हम लोगों ने सोसाइटी की बहुत सारी उन समस्याओं पर विचार किया जिन पे विचार करना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया और मैं आपसे बात कर पाया और आपके दर्शकों से बात कर पाया हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स सर। थैंक यू।